देखिए, आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और ये इसकी दूसरी क्लास है। मैं बात करूँगा सह अभाज्य संख्याएँ या परस्पर अभाज्य संख्याएँ, इन्हें कहा जाता है को-प्राइम नंबर। 2 ऐसी संख्याओं का जोड़ा, 2 ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका एक के अलावा अन्य कोई भी उभयनिष्ठ भाजक नहीं होता है। इसका सीधा मतलब है कि ऐसी 2 संख्याएँ जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और जिन संख्याओं में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उसमें कॉमन क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। ऐसी संख्याओं को हम लोग को-प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आप मुझे बताओ 4-5 में कुछ कॉमन है? नहीं है। अच्छा बताइए 9 और 10 में कुछ कॉमन है? नहीं है। 15-16 में कुछ कॉमन है? नहीं है। 17-18 में कुछ कॉमन है? नहीं है। अर्थात ऐसी कोई भी 2 संख्याएँ जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसमें कॉमन 1 माना जाता है और ऐसी संख्याओं को को-प्राइम नंबर कहा जाता है। व्यक्तिगत तौर से संख्या 17 वैसे क्या है? विषम भी है। 17 खुद में भी कैसी संख्या है? अभाज्य भी है। तो व्यक्तिगत तौर से ये संख्या कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं दोनों संख्याओं को मिलाकर बात करता हूँ, तो दोनों संख्या को-प्राइम है। कैसी हैं? को-प्राइम। अब आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को कहा जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें एक्स अपॉन बाई, वे संख्याएं जिन्हें एक्स अपॉन बाई की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर एक्स और बाई दोनों क्या है? पूर्णांक हैं। पूर्णांक होने का मतलब, इंटीजर होने का मतलब, एक्स का मान प्लस का भी हो सकता है और एक्स का मान माइनस का भी हो सकता है। बाई का मान प्लस का भी हो सकता है और बाई का मान माइनस का कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाई का मान बस क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम किसी भी संख्या को जीरो से भाग नहीं लगा सकते। एक्स का मान जीरो हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि एक्स का मान तो जीरो हो सकता है, लेकिन अगर मैं 1/0 लिखूंगा तो ये क्या होगा? गलत होगा। इसे बोला जाता है कि हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है एक्स अपॉन बाई के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर एक्स और बाई दोनों इंटीजर हैं, दोनों पूर्णांक हैं। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, बाई का मान कुछ भी हो सकता है, बस बाई का मान क्या नहीं होगा? जीरो। जैसे 3/7, माइनस का 7/5, 0/7, क्या लिखा है? 0/7। अच्छा बताओ ऊपर क्या लिखा इसमें? जीरो। नीचे क्या लिखा? 7। तो हो सकता है। अच्छा 5 का मतलब क्या है साहब? 5 का मतलब 5/1। तो ये भी आपकी परिमेय संख्या हो जाती है। अच्छा बताओ -7 का मतलब? -7/1। अच्छा मुझे बताओ ये संख्या रूट में लिखी है, क्या रूट 9 का मतलब क्या होगा? 3। और 3 का मतलब 3/1। सीधी बात यह है कि संख्या किसी भी फॉर्म में लिखी है, अगर वो x/बाई का रूप ले लेती है तो ऐसी संख्या को रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहा जाता है। एक बात बड़े काम की है आपके लिए। प्राकृतिक संख्याएं मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं इत्यादि, ये सभी की सभी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या। चाहे मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूं, चाहे मैं पूर्ण की बात करूं, चाहे मैं सम की बात करूं, विषम की बात करूं, सभी की सभी संख्याएं, आपने जितनी संख्या अभी तक पढ़ी हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? परिमेय कहलाती। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इन सभी संख्याओं का जो डिनोमिनेटर है, इन सभी संख्याओं का जो डिनोमिनेटर है, इन सभी संख्याओं का हर हम कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं और ये x/बाई के रूप में प्रदर्शित हो जाती है। अगर x/बाई के रूप में प्रदर्शित हो रही हैं, तो फिर इन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे 3 का मतलब 3/1,
-5 का मतलब -5/1। 0 का मतलब यहाँ पर 0/7 ना करके थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर 0 बटा कितना कर लो 1। और 2 का मतलब 2/1। समझ में आई कहानी? तो कोई भी संख्या जो आपने अभी तक पढ़ी है वो सभी की सभी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या। अब थोड़ी सी बात ये समझने की है, जब कभी भी परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदला जाता है, अगर आप कभी भी परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलेंगे तो ये संख्याएं निश्चित दशमलव वाली होंगी अथवा अनिश्चित होंगी, तो आवर्ती दशमलव भिन्न के रूप में बदली जाती है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है, अच्छा बताओ, 1/5 परिमेय संख्या है। मैं 1/5 को दशमलव में बदलूंगा तो क्या ये केवल 0.2 हो जाएगा? 1/16 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 1/16 को हल करा, भले ही दशमलव के 4 अंकों में पहुंचा लेकिन हो गया। अगली चीज, 1/6 का मतलब क्या होगा? 0.166। इसमें क्या है कि जो पहले वाले दोनों हैं, सबसे पहले ये बताओ 1/5 कैसी संख्या? परिमेय संख्या। 1/16 कैसी संख्या? 1/6 परिमेय और 2/9 भी परिमेय। लेकिन जब परिमेय संख्याओं को डेसिमल नंबर में या दशमलव संख्याओं में बदलते हैं तो ये दो तरह का रूप लेके प्राप्त होती है। पहला कौन सा? पहला होता है निश्चित दशमलव भिन्न। इसे हम लोग फिक्स डेसिमल कह सकते हैं, या हम लोग कहेंगे दूसरा वाला जो होगा वो अनिश्चित होगा, तो वो क्या होगा? आवर्ती होगा। अगर मैं 1 को 5 से भाग लगाता हूं तो सीधा सीधा कितना है? 0.2। मतलब दशमलव के बाद में अंकों की किसी भी तरह की आवृत्ति नहीं हो रही। तो ये कैसा दशमलव होगा? निश्चित होगा। 1/16 का मतलब 0.0625, क्या ये भी दशमलव के बाद फिक्स हो गया? अगर दशमलव के बाद फिक्स हो गया तो ये भी कैसा दशमलव है? निश्चित है। लेकिन मैं जब 1 को 6 से भाग लगाता हूं तो दशमलव के बाद किसी अंक की लाइन लगनी शुरू हो जाती है, और जब दशमलव के बाद लाइन लगनी शुरू हो जाती है तो सबसे पहले क्या है? ये अनिश्चित है। लेकिन दशमलव के बाद किसी अंक की आवर्ती होती है तो हम लोग इसे अनिश्चित आवर्ती दशमलव कहते हैं। मैं कह सकता हूं पहले वाला दशमलव निश्चित है, पहले वाला दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कौन सा है? टर्मिनेटिंग मतलब शांत हो गया। दूसरा वाला जो दशमलव है वो कैसा है? वो नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो नॉन रिपीटिंग नहीं है, वो रिपीटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है? बताइए, मैं 2 को भाग लगाता हूं 9 से तो दशमलव के बाद लाइन तो लगी, लेकिन लाइन अलग अलग अंकों की नहीं लगी। किसकी लगी? 2 की लगी। और दशमलव के बाद जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसे रोकने के लिए क्या लगाते हैं? बाल लगाते हैं। दशमलव 3 तरह का होता है। 2 तरह का दशमलव परिमेय संख्याओं से प्राप्त होता है और एक तरह का दशमलव अपरिमेय संख्याओं से प्राप्त होता है। परिमेय संख्याओं से प्राप्त होने वाला जो दशमलव होगा या तो वो फिक्स होगा, और अगर वो फिक्स नहीं होगा, वो निश्चित नहीं होगा, अगर वो अनिश्चित होगा तो उसमें किसी अंक की क्या होती है? आवृत्ति होती है। आप मुझे बताओ इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है? किसकी होती है? बाल लगा दिया। एक की तो नहीं हुई, आवृत्ति किसकी हुई? बाल लगा दिया। ऐसे दशमलव को अनिश्चित आवर्ती दशमलव कहते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है। आप संतुष्ट है या नहीं बताइए? मैं आगे चलता हूं। हमने परिमेय संख्याओं को समझा। अब दूसरा आता है आपके पास अपरिमेय संख्याएं। इन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसमें क्या होता है? वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। परिमेय कौन थी? जिसे x/y के रूप में लिख पा रहा था। अगर मैं x/y के रूप में लिख पाता हूं तो वो परिमेय होगी, और अगर x/y के रूप में नहीं लिख पाता हूं तो वो परिमेय परिमेय नहीं होगी। इसका मतलब वो क्या होगी? अपरिमेय। इसमें कुछ एग्जाम्पल है। √2
√3, √5, √8 और ये क्या लिखा है पाई। कहने का मतलब है किसी भी करनी के अंदर लिखी संख्याएं और किसी भी तरह का जो कांस्टेंट है वो चाहे पाई हो, चाहे नीटा हो, चाहे थीटा हो, अगर किसी भी तरह का कांस्टेंट है तो उसका जो वास्तविक मान होता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। मैं आगे चलता हूं, एक चीज समझिए, जब कभी भी अपरिमेय संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो वे संख्याएं सबसे पहले तो क्या होंगी, जब कभी भी अपरिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलते हैं तो सबसे पहले वो क्या होंगी, अनिश्चित होंगी। लेकिन अनिश्चित के बाद वो आवर्ती नहीं होंगी, क्या होंगी, अनावर्ती। मैं कुछ संख्याएं अपनी तरफ से लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 0.67, पहली कंडीशन। मैंने लिखा 0.67 777, क्या ये रुकने का नाम ले रहा है, नहीं है। मैं अगला लिखता हूं 0.6789142, ये चलता चला जा रहा है। दुनिया में दशमलव 3 तरह के होते हैं, पहले वाले 2 को एक तरफ रखते हैं, दूसरे वाले को अलग तरफ रखते हैं। आप मुझे बताओ ये फिक्स है कि नहीं है। अरे फिक्स है मतलब निश्चित है। कैसा है, ये निश्चित है। क्या इसमें दशमलव के बाद लाइन लग रही है, ये दशमलव के बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर ये क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। क्या ये दशमलव के बाद रुकने का नाम ले रहा है, ये भी दशमलव के बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये भी क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। लेकिन इसमें दशमलव के बाद मैं देखता हूं किसकी पुनरावृत्ति होती, 7 की पुनरावृत्ति होती है, तो इस पर बार लगा सकते हैं। और अगर इस पर बार लग सकता है तो ये x/y के रूप में बदला जा सकता है। इसका मतलब ये वाला दशमलव और ये वाला दशमलव कैसे होते हैं, परिमेय होते हैं। क्या होते हैं, और जिस दशमलव के बाद अलग अलग अंकों का रिपीटेशन होता है तो इसे हम आवर्ती नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अनावर्ती बोलते हैं। तो दुनिया में जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, दुनिया में जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर मैं उन्हें दशमलव में बदलूंगा तो सबसे पहले तो अनिश्चित होगा और अनिश्चित के बाद क्या होगा, अनावृत्ति होगा। आप मेरी बात को समझे। तो बताओ रूट, तो बताओ क्या 2 का रूट निकलेगा, 2 का रूट नहीं निकलेगा। जब आप रूट निकालेंगे तो 1.414 अलग अलग अंक आने शुरू हो जाएंगे। जब अलग अलग अंक आने शुरू हो जाएंगे तो इनमें से कौन से टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का है कि इस टाइप का है, तीसरे वाले टाइप का है। और तीसरा वाला टाइप कौन सा होता है, अनिश्चित अनावृत्ति। मुझे कहना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रुकने का नाम नहीं लेगा और नॉन रिपीटिंग का मतलब किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अच्छा बताओ √3 का मान 1.732, क्या फिर लाइन लगनी शुरू होगी। इसका मतलब है कि किसी भी करनी के अंदर, किसी भी करनी के अंदर लिखी संख्याएं अपने वास्तविक मान के आधार पर हमें मिलता है कि वो अनिश्चित अनावर्ती दशमलव होते हैं। तो ऐसी सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, अपरिमेय कहा जाता है। मैं पाई की तरफ चलता हूं। अच्छा बताओ पाई का वास्तविक मान 3.14159265, क्या दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, बताइए। क्या दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति हुई है, जब किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है तो पाई का जो वास्तविक मान है वो अनिश्चित अनावर्ती दशमलव होता है। और जब अनिश्चित अनावर्ती दशमलव होगा तो बताओ पाई परिमेय होगा कि अपरिमेय, अपरिमेय होगा, बिल्कुल सही हो गया। कुछ लोग कंफ्यूजन में है। यहां देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 कैसी संख्या है। यार ये कैसे हो गया, पाई अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 परिमेय कैसे हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो पाई का वास्तविक मान है, पाई का वास्तविक मान ये है। मैं प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए इसके नज़दीक का फ्रैक्शन
22/7 मान लेता हूं, जबकि पाई का 22/7 से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। 22/7 अपने आप में अलग फ्रैक्शन है और पाई का मान वास्तव में कुछ और है। तो पाई की तुलना 22/7 के हिसाब से नहीं होगी। अगर पाई को परिमेय में रखना है या अपरिमेय में रखना है तो पाई के कौन से मान से काम चलाएंगे? इस वाले मान से। अब इतना लंबा मान कौन लगाए? मैं एरिया और वॉल्यूम के प्रश्नों को करता हूं, क्षेत्रफल आयतन के सवालों को करते हैं, तो हम पाई का मान क्या लगाते हैं? जबकि 22/7 का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। बस मैं कह सकता हूं कि 22/7 इस दशमलव के नजदीक का फ्रैक्शन है, तो मैं जरूरत के हिसाब से पाई का मान क्या लगा सकता हूं? 22/7। क्या यह वहम आपका दूर हो गए? पाई वास्तव में क्या है? अपरिमेय। जबकि 22/7 का इससे कोई मतलब, लेकिन व्यक्तिगत तौर से 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। करनी, किसी भी करनी के अंदर ऐसी संख्याएं जिन्हें करनी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वे संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। मैं करनी से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। अच्छा मुझे बताओ, मैंने लिखा 4 और बल्कि लिखा √4, तो बताओ √4 परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय। परिमेय है। क्यों? क्योंकि 4 का रूट निकल जाएगा। 4 का √2 और 2 का मतलब 2/1। इसका मतलब ये है परिमेय नहीं है, ये परिमेय। मैंने लिखा √7, बताओ क्या 7 का रूट निकलेगा? 7 का रूट नहीं निकलेगा। जब रूट नहीं निकलेगा और निकालने की कोशिश करेंगे तो दशमलव के बाद अनिश्चित होगा और अनावृत्ति होगा, तो फिर ये अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में थोड़ा संबंध देख लेते हैं, बाकी सवाल होंगे तो मैं अलग अलग संख्या निकाल के बताऊंगा। परिमेय संख्या में परिमेय जोड़ते हैं तो क्या आती है? परिमेय संख्या की गुणा परिमेय से करेंगे तो, अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ा तो, अपरिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या से करेंगे तो, कई बार अपरिमेय आती है और कुछ बार परिमेय भी आती है। ये बात आपको नहीं पची होगी। जब अपरिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय से करेंगे, देखिएगा, बताओ √2 क्या है? बोलिए। √2 है परिमेय, क्योंकि रूट नहीं निकलेगा। अच्छा √7 क्या है? इन दोनों की गुणा करेंगे तो रूट ऊपर चला जाएगा, अंदर गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14। √2 है परिमेय था, √7 है परिमेय था, दोनों की गुणा करी तो √14 हो गया। क्या 14 का रूट निकलेगा? अरे बोलो। जब 14 का रूट नहीं निकलेगा तो क्या हो गई? लेकिन अगर मैं संख्या हल्की सी बदल दूं, √2 और मैं √8 लेता हूं, बोलिए √2 क्या है? अपरिमेय। और √8 क्या है? अपरिमेय। लेकिन गुणा करते हैं तो 8 दूनी और 16 का मतलब 4 तो परिमेय हो गया। इसका मतलब कुछ केस में अपरिमेय रहेगा और कुछ केस में, बाकी सवाल करेंगे तो जब आपको पता चलेगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय को जोड़ते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या से करें तो शून्य, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है। इसमें किसी भी अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्यों? जब मैं 0 की गुणा किसी भी संख्या से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यू आर राइट। जब मैं 0 का गुणा किसी भी संख्या से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? और बताओ 0 परिमेय है कि अपरिमेय है? 0 लिखा है, क्या 0 को 0/1 लिख सकते हैं? इसलिए याद रखिए कि 0 अपरिमेय नहीं, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक हो गया। ये लिखा कि नहीं लिखा? देखिए, बताओ 0 की गुणा किससे कर रहे हैं? 0 की गुणा √3 से करेंगे तो क्या आएगा? और 0 का मतलब 0 बटा, और अगर बटे में 1 लग गया तो x/y बन गया। और अगर x/y बन गया तो फिर इसे क्या कहोगे? बहुत बढ़िया। यदि a अपरिमेय संख्या है तो -a भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। मतलब एक बात मुझे बताओ, ये क्या लिखा साहब? 7 लिखा है।
तो बताओ माइनस का रूट 7 भी क्या होगा? माइनस रूट के अंदर नहीं है, माइनस रूट के बाहर है। अगर रूट 7 है, परिमेय संख्या है, तो माइनस का रूट 7 भी क्या होगा? अपरिमेय। आप मुझे बताइए, क्या परिमेय और अपरिमेय में आप लोग अंतर कर सकते हैं? परिमेय संख्या का दशमलव दो तरह का होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, और अपरिमेय संख्या का एक तरह का होता है। अब आती है, देखिए, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। गणित में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं जिनकी मैंने अब तक बात करी, गणित में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं जिनकी मैंने अभी तक बात करी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सभी की सभी क्या होती हैं? मैंने यहां पर आदि क्यों नहीं लिखा? हिंदी वाले छात्र बताएंगे इत्यादि और आदि में क्या अंतर होता है। इत्यादि का मतलब है कि इसका विस्तार लंबा नहीं है, बस एक आध तरह की संख्या और होगी। आदि का मतलब है कि पता नहीं, उस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं। इत्यादि का मतलब है कि अगर मैं चाहूं इत्यादि ना लिखूं तो एक आध तरह की संख्या और होगी, मैं उसे लिख सकता हूं। आदि का मतलब बहुत सारा, मैं कहां तक लिखूंगा? अथवा। इस लाइन पर बहुत सवाल बनता है। परिमेय अथवा कौन सा? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को शामिल कर लेते तो कैसी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? बताओ 5/6 क्या है? सबसे पहले बताओ, जैसी दिख रही है, क्या 5/6 परिमेय है? और अगर परिमेय है तो वास्तविक है। क्या है? बताओ, √3/√9 क्या है? थोड़ा सा हल करके देखूं सर। बताओ, ऊपर वाले में रहेगा √3। बताओ 9 का रूट क्या है? 9 का रूट 3 है। तो बताओ, जो ऊपर √3 लिखा है, √3 परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या से भाग लगाओ तो अपरिमेय होती है। क्या होती है? और अगर अपरिमेय होगी तो वो क्या होगी? वास्तविक संख्याएं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। बताओ, दो क्या है? दो तो वैसे बहुत कुछ है। दो सबसे छोटी सम संख्या, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अरे बोलो। और सारी संख्याएं मिलाकर अगर ये दो लिखा है और 2/1 कर लूं तो क्या होगा? और परिमेय होगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा। तो बताओ, -6 क्या है? और माइनस का √9 क्या है? परिमेय हो जाएगा। क्यों? 9 का रूट -3 परिमेय होगा, और परिमेय है तो वास्तविक होगा। ठीक हो गया साहब? आगे चलते हैं। अब आती है काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक नंबर। वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं, अब तक मैंने वास्तविक पढ़ी थी। वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं, अर्थात जिनकी सिर्फ कल्पना की गई है, उन्हें अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम लोग रूट में, माइनस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? आप आगे से याद रखिए, अगर कोई संख्या रूट में है लेकिन रूट के अंदर माइनस में होगी तो वो संख्या क्या होगी? काल्पनिक होगी। समझ में आ रही कहानी? अगर वो रूट में, माइनस में नहीं होगी तो उसके साथ आयोटा का आई लगा होगा। क्या लगा होगा? अगर आई की फॉर्म में कोई संख्या लिखी है, क्यों? देखिए सुनिए, ये -4 लिखा है। जो संख्या माइनस में होती है उसका रूट नहीं निकलता है। अगर आप उसका रूट निकालना चाहते हैं, देखने में कैसी लगती है? काल्पनिक लगती है। क्या लगती है? काल्पनिक क्यों है? देखिए, जो संख्या माइनस में रूट में होती है उनका रूट नहीं निकलता है। अगर मैं इससे -1 कर लूंगा तो -1 मुझे अलग करना, और अंदर कितना हुआ? 4। इस जो -1 है, काल्पनिक या आयोटा की भाषा में, इस -1 का जो मतलब है वो I² होता है। क्या होता है? गुणा कितना होगा? 4। अब दोनों का रूट निकाल दो। बताओ, 4 का रूट, और बताइए I² का मतलब आई। तो इसका मतलब अगर आई की फॉर्म में कोई संख्या लिखी है तो उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। क्या कहते हैं?
इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब आती है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। बताओ वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का समूह। अगर हम एक संख्या वास्तविक ले लें और एक संख्या अवास्तविक ले लें, मतलब काल्पनिक ले लें, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, डे मोइवर थ्योरम पढ़ा था। अरे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसे करके सुना था ना? तो देखिए, अगर मैं ऐसे कोई संख्या लिखता हूं, बताओ 6 क्या है वास्तविक, और बताओ ये क्या है। दोनों को मिला दें, एक वास्तविक और एक काल्पनिक, अगर दोनों को मिला दें तो वो नंबर क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब सम्मिश्र बनता है। क्या बनता है? देखिए, संख्या तो भाई साहब इनके अलावा भी बहुत तरह की हैं, लेकिन मैं आपको उतने तरह की पढ़ा के चल रहा हूँ जिन पे सवाल बनते हैं, जिन पर पहेलियां नहीं बनती। हैप्पी नंबर भी होते हैं, डेविल नंबर भी होते हैं, सार्कास्टिक नंबर भी होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन मैं उतने तरह के आपको पढ़ा रहा हूँ। डेफिशिएंट नंबर भी होते हैं, अवेंडेंट नंबर भी होते हैं। तो इतने तरह के मैंने आपको पढ़ा दिए जितने आपके एग्जाम से ताल्लुकात रखते हैं। नंबर तो अभी चल लिया 13, में इसे 20 भी कर सकता हूँ। तो उतने तरह की संख्या पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अब आती है, देखो, परिपूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं? परिपूर्ण संख्या को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है, उस संख्या को परिपूर्ण संख्या कहते हैं, या उस संख्या को परफेक्ट नंबर कहते हैं। समझ में आ रही भैया बात? या ऐसे मान लो, जो इसके प्रॉपर फैक्टर होंगे, जो इसके उचित गुणनखंड होंगे, जब कभी भी किसी संख्या के सभी गुणनखंडों की बात आती है, जैसे मैं 6 की बात करता हूं, सबसे पहले मैं गुणनखंडों की बात करूंगा, फिर मैं 6 के गुणनखंडों की बात करूंगा, फिर मैं 6 के उचित गुणनखंडों की बात करूंगा। किसी भी संख्या के गुणनखंड का मतलब है उस संख्या को काटने वाली संख्या। तो बताओ 6 सबसे पहले किससे कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा? 2 से, उसके बाद, और उसके बाद 6। ये सभी हो गए। 6 को काटने वाली सबसे पहली संख्या 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6। ये सभी हो गए। लेकिन अगर मैं 6 के उचित गुणनखंडों की बात करूंगा, तो मैं उस संख्या को हटा दूंगा जिसकी खुद में बात चल रही है। बात समझ में आ गई? अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो बताओ, 3 और 2 5 और 1 6, तो बताओ 6 बराबर 6 हुआ नहीं हुआ? इस बात का मतलब ये, इस बात का व्यवहारिक मतलब ये समझ लो सीधा, कि किसी भी संख्या को हम परिपूर्ण संख्या तब कहेंगे जब उसके उचित भाजकों का योगफल उस संख्या के बराबर होगा। आपको बात समझ में आ गई? आगे जाके सवाल करेंगे तो सब कुछ समझ जाओगे। बहुत सारे हैं, 30-20 का एग्जाम्पल है, अलग अलग थलग है, मतलब संख्या वो देगा मैं तभी बता पाऊंगा। जी बताओ, 30 किससे कटता है? 1 से कटता है और 2 से कटता है। जहां तक मुझे ध्यान है 30 भी हो सकता, इसके पीछे कोई खास वजह नहीं होती, जोड़ के पता चलता है। बताओ 30 सबसे पहले, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 5 के बाद, 6 के बाद, 10 से 10 के बाद। ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। एग्जाम्पल इसका और आगे जाके मिलेगा। 30 नहीं है इसका, 28 नहीं होगा, हो भी सकता। एक तो 1 हो गया इसका, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 14। 14 4 18, 7 25, सही हो गया। ये परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसके जो मैंने फैक्टर करे, किससे कटता है? 1 से। किससे कटता है? 2 से। इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है। आप सीधे नंबर याद रखेंगे तो अलग बात है, तो हम इसे याद ना रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो कितने ऑप्शन आते हैं, चारों को चेक कर लीजिए। अगला देखिए,
ये बात वैसे पीछे हो गई थी, लेकिन एक बार फिर भी मोटा मोटा बता दें। अच्छा बताओ भाई, वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या वो होती है जिसे संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, और अगर वास्तविक नहीं होगी तो क्या होगी? काल्पनिक वो होगी जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित। और काल्पनिक की पहचान क्या होती है? काल्पनिक की पहचान ये होती है कि वो रूट के अंदर माइनस की होती है। और जो काल्पनिक नहीं है वो क्या है? जो काल्पनिक नहीं है वो क्या है? वास्तविक है। अब वास्तविक में आ जाओ, बताओ वास्तविक कितने तरह की पढ़ाई थी? दो तरह की, एक तो परी में और एक अपरी में। अच्छा बताओ परी में क्या होती है? परी में वो होती है जिसका पी बटे क्यू, अरे परी में वो होगी जिसका पी बटे क्यू बनेगा, और अपरी में वो होगी जिसका पी बटे क्यू नहीं बनेगा। बताओ पाई कैसी संख्या है? अपरी में है। इन पे सब पे तो पीछे बात हो गई थी। अच्छा बताओ दशमलव कितने तरह के बताए थे मैंने? देखिए सब बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। दशमलव कितने तरह के बताए थे? या तो होगा टर्मिनेटिंग, क्या होगा? टर्मिनेटिंग का मतलब शांत होगा। और अगर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा? रिपीटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो कुछ केस में क्या होगा? नॉन रिपीटिंग होगा। अच्छा बताओ ये सभी के सभी कैसे हैं? सभी के सभी शांत हैं। अच्छा बताओ ये कैसे हैं? अशांत हैं, लेकिन दशमलव के बाद रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? दशमलव के बाद रिपीटेशन हो रहा है। दशमलव के बाद रिपीटेशन हो रहा है। अच्छा बताओ ये कैसे हैं? गैर शांत है, मतलब शांत नहीं है। और गैर कैसे हैं? दोहराव वाले हैं। अच्छा इन्हें क्या कहते हैं? यहां भी देखिए, ऐसे दोनों को क्या कहते हैं? अरे बोलो, इन दोनों तरह के दशमलव वालों को क्या कहते हैं? और उसे क्या कहते हैं? आगे चलते हैं, ये सब हो गया। अच्छा पूर्णांक का तो पीछे पढ़ा दिया था, ये सब पीछे हो चुका है। अब सीधे प्रश्नों की तरफ आ जाओ, ये सब हो चुका था पीछे। बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? एक होता है। बताओ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। -5 से बड़ी, आप गलती करने के लिए तैयार बैठे हैं। बताइए -5 से बड़ी और +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। -5 से बड़ी और +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए कितना होगा? हम जानते हैं -5 से बड़ी और +5 से छोटी, इसका मतलब -4 से कहां तक? +4। अरे बोलो, -5 से बड़ी और +5 से छोटी, इसका मतलब -4 से, आपका उत्तर 0 आ चुका, वो गलत है। -4 से कहां तक? +4 तक। तो बताओ -4 से +4 तक मैं लूंगा, लेकिन मुझे पूर्णांक लेने हैं, इंटीजर लेने हैं कि प्राकृतिक संख्या लेनी है। तो बताओ -4 के बाद में -3, -3 के बाद में, और -2 के बाद में, और -1 के बाद में 0, और 0 के बाद में। ये मेरे काम की चीज है। मैं माइनस की संख्या नहीं ले सकता, क्योंकि माइनस की संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, आपका उत्तर 0 आ चुका है, वो गलत है जी। जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, वो सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल, 1 और 1 के बाद 2, और बताओ 2 के बाद 3, और 3 के बाद 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। ये भले ही माइनस का मुझे दायरा देकर जा रहा है, लेकिन माइनस की संख्याओं को नहीं लूंगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं माइनस की नहीं होती।
बताओ -5 से बड़ी और +5 से छोटी। सभी का गुणा करना होगा साहब। क्या प्राकृतिक संख्याएं माइनस की होती हैं? क्या प्राकृतिक संख्याएं माइनस की होती हैं? बोलो। नहीं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 के बाद में, 2 के बाद में, 3 के बाद में, 5 से आगे नहीं जाऊंगा, सॉरी 4 से आगे नहीं जाऊंगा। किससे छोटी रखनी है? 5 से छोटी रखनी है। माइनस की ले नहीं सकता क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो प्लस की होती हैं। बताओ 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाती। 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाता है। क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? बताओ सबसे छोटा होल नंबर, बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाती। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? बताओ सबसे बड़ी पूर्ण संख्या असंभावित, अर्थात मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। मैं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को नहीं बता सकता। देखिए एक लैंग्वेज का सवाल आ गया। ये जो पता लिखा है ये टेलीग्राम का पता है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, सारी पढ़ाई टेलीग्राम पर पहुंच जाती है। फिलहाल बैन हो चुका है, कोई बात नहीं, 21-22 के बाद में खुल जाएगा मामला। तो बताओ सभी पूर्ण संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा? सभी परिमेय संख्याओं के बराबर होगा। ये आपने पढ़ लिया सवाल। बताओ सभी पूर्ण संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा? बताइए साहब। बताओ क्या सभी अपरिमेय संख्याओं के बराबर होगा या सभी प्राकृतिक संख्याओं के बराबर? बात नहीं समझ में आ रही है। देखो मैं सभी पूर्ण संख्याओं को जोड़ता हूं। बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 के बाद में, 1 के बाद में, 2 के बाद में और 3 के बाद में। मैं चलता रहूंगा। मैं कौन सी संख्याओं को जोड़ रहा था? हैं? मैं सभी पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग किससे किया? लेकिन 0 को किसी में जोड़ते हैं या किसी में से 0 घटाते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव। इसका मतलब मैं अगर यहां से 0 को हटा दूं तो फिर ये कौन सी संख्या बची? तो फिर तो ये प्राकृतिक बच जाती है। इसका मतलब याद रखिए, एग्जाम में सवाल बनता है। बताइए सभी पूर्ण संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा? सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बराबर। बहुत बढ़िया सवाल। बताओ सभी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। बताओ सभी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। समझ में नहीं आ रही बात? बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और 0 के बाद में और 1 के बाद में। आगे कुछ भी लिखते रहोगे गुणा क्या आती है और 0 क्या हो जाता है? परिमेय हो जाता है। मैं जब सभी पूर्ण संख्याओं की गुणा करने चला तो मुझे पता चला कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो आपके पास कितनी होती है? 0 होती है। और मैं 0 की किसी भी संख्या से गुणा करता हूं तो मुझे 0 मिलता है। और मैं पीछे बता के चला हूं कि 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। यही छोटी छोटी बातें तो हम गलत कर लेते। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताओ कौन सा सत्य है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हैं। सभी पूर्ण संख्याएं अभाज्य हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय हैं? सभी पूर्ण संख्याएं बताओ परिमेय हैं। कुछ पूर्ण संख्याएं अपरिमेय हैं। कौन सा सही होगा? इसका तीसरा वाला सही होगा कि सभी पूर्ण संख्याएं कैसी हैं? सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ये पहले वाला भैया क्यों गलत हो गया? 0 की वजह से गलत हो गया। 0 ऐसी पूर्ण संख्या होती है जो कि प्राकृतिक नहीं होती। अगर 0 को हटा दें तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या बन जाती हैं? प्राकृतिक बन जाती। हम जानते हैं कि सभी जो धनात्मक पूर्णांक हैं वो क्या होते हैं?
वो प्राकृतिक संख्या होते हैं, और 0 हटाने के बाद वही मिलता है। बताओ इनमें से कौन सा है सत्य है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भाज्य हैं, वही ऊपर वाला सवाल है। बताओ क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय हैं? इसमें एक काम कर लो, असत्य की जगह सत्य कर लो, असत्य की जगह क्या कर लो, और सत्य करोगे तो सत्य होगा कौन सा? सी वाला होगा। असत्य तो तीनों हो गए ना, कौन सा होगा सत्य? सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या। बताओ -7 और +7 के बीच में, -7 और +7 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? -7 से कहां तक कह रहे हैं? इसका मतलब -6 से कहां तक? अगर -7 और +7 के बीच में कहा है, अगर -7 और +7 के बीच में कहा है, तो इसका मतलब -6 से कहां तक लेंगे? +6 तक लेंगे। लेकिन मेरा सवाल इंटीजर का है कि होल नंबर का है? मेरा सवाल पूर्णांकों वाला है कि मेरा सवाल पूर्ण वाला है? पूर्ण वाला है। तो बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 के बाद में, 1 के बाद में, 2 के बाद में, 3 के बाद में, 4 के बाद में और 5 के बाद में, कहां तक लेना है? 6 तक। इनकी गिनती करो कितना हो गए? ये 7 हो जाती है। हमें अंतर करना होगा, प्राकृतिक में पूर्ण में पूर्णांक में अंतर करना होगा। तो बताओ -5 और +5 के बीच में आने वाली पूर्ण संख्याओं का योगफल 10 हो जाएगा। 10 हो गया। बताओ 10वीं पूर्ण संख्या? बिल्कुल 9 हो जाता है। अगर मैं किसी भी नंबर की पूर्ण संख्या निकालना चाहता हूं तो मुझे एक कम कर देना होगा, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग 1 से नहीं, किससे होती है? 0 से होती है। तो बताओ 10वीं पूर्ण संख्या, 10वां जो होल नंबर होगा वो क्या होगा? 9 होगा। और ये कौन सी पूछ रहे हैं? बताओ 50वीं क्या होगा? 49 हो जाता है। -10 और +10 के बीच में मेरा सवाल प्राकृतिक संख्याओं का है कि पूर्णांक का है? इंटीजर का सवाल है। तो बताओ -10 और +10 के बीच में, माइनस के 9 से कहां तक? अरे भाई माइनस के 9 से कहां तक लूंगा? जब माइनस के 9 से प्लस के 9 तक लूंगा, और मेरा सवाल प्राकृतिक का नहीं है, मेरा सवाल पूर्ण का नहीं है, मेरा सवाल किसका है? हम जानते हैं कि पूर्णांक माइनस के भी होते हैं और पूर्णांक। तो बताओ 9 किसके होंगे? माइनस के। और 1 होगा 0, अरे बोलो, और 9 होंगे प्लस के। तो बताओ 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाए। इंटीजर में सभी काउंट करते हैं, माइनस के इंटीजर्स भी होते हैं, 0 भी एक इंटीजर है, और प्लस के इंटीजर्स भी होते हैं। तो बताओ 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाए। बताइए -100 और +100 के बीच में कितने पूर्णांक आते? -100 से कहां तक कहा? इसका मतलब -99 से कहां तक? अगर बात बीच की आती है ना, तो दोनों संख्याओं को छोड़ देते हैं। -100 और +100 के बीच में, अर्थात -99 से प्लस के 99 तक। इसका मतलब 99 किसके होंगे और 99 किसके होंगे? और एक क्या होगा? एक खुद में 0 भी एक उदासीन पूर्णांक है, न्यूट्रल इंटीजर है। तो 99 दूनी 98 और 1 199। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1। सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या होती है वो -1 होती है। छोटे का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि -2 किससे छोटा? -2 किससे छोटा? -1 से।
और -3 किससे छोटा? -2 से। तो छोटे का पता नहीं लगा सकते, लेकिन माइनस में बड़े का पता लगा सकते हैं, अर्थात सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या होगी वो क्या होगी? माइनस से। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी विषम भाज्य संख्या है? एक तो विषम हो और भाज्य हो, ऑड कंपोजिट नंबर। बताओ कौन सा हुआ? 15। अगर ए तथा बी विषम संख्याएं हैं तो कौन सा सम होगा? मैं बता देना चाहता हूं, विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या होता है? सम होता है। आप कोई सी भी दो विषम संख्या लेकर देखो और दोनों को ऐड करके देखो, हमेशा सम संख्या मिलेगी। तो आगे से इस बात को याद रखेंगे कि विषम संख्याओं का जो जोड़ होता है वो हमेशा क्या होता है? सम होता है। विषम संख्याओं का जोड़ सम होता है। बताओ x कैसी संख्या है? अगर x सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी? हर विषम संख्या के बाद सम आती है और हर सम संख्या के बाद, अगर x विषम संख्या है, अगर x सम संख्या है तो जो विषम संख्या होगी वो x + 1 होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।